मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, कई जीवन कई देवात्माएं। एक मशहूर मनोवैज्ञानिक द्वारा अपनी एक युवा मरीज की पूर्व जन्म चिकित्सा की सच्ची कहानी, जिसने उन दोनों के जीवन को बदलकर रख दिया। लेखक डॉक्टर ब्रायन वीज। अध्याय 16। तकरीबन 4 साल बीत गए जबकि कैथरीन और मैंने इन अविश्वसनीय अनुभवों को आपस में बांटा था। इस वाक्य ने हम दोनों को पूरी तरह से बदल दिया था। अब वह कभी कभी मेरे ऑफिस में आती और मेरा अभिवादन करती या अपनी किसी समस्या पर बातचीत करके चले जाती। उसे अपने रोग लक्षणों से निपटने या नए लोगों के साथ पुराने जन्मों के रिश्तों को जोड़ने के लिए आगे और सम्मोहन प्रतिगमन में जाने की जरूरत या इच्छा कभी नहीं हुई। हमारा काम पूरा हो चुका था। कैथरीन अब जीवन का संपूर्ण आनंद लेने के लिए स्वतंत्र थी, क्योंकि अब असहाय कर देने वाले रोग लक्षण फिर से उसे पीछे नहीं खींच रहे थे। उसमें खुशी और उल्लास की एक नई समझ आ चुकी थी, जिसे पहले पाना उसके लिए कभी संभव नहीं था। अब उसे बीमारी और मौत के विचित्र डर नहीं सताते थे। अब उसके लिए जीवन अर्थपूर्ण और उद्देश्य से भरा था, क्योंकि अब वह संतुलित थी और उसका अपने आप से सामंजस्य बन गया था। वह एक ऐसी आंतरिक शांति से प्रकाशित थी जिसे पाने की इच्छा तो बहुतों की होती है, पर वह मिलती कुछ एक को ही है। वह खुद में ज्यादा पवित्र महसूस करने लगी थी। कैथरीन के लिए जो कुछ घट चुका था उसे वह बहुत हद वास्तविक मानती थी। उसे इन घटनाओं में से किसी एक की भी सच्चाई पर जरा भी शक नहीं था और उसने इन्हें अपने अस्तित्व का एक अटूट हिस्सा स्वीकार कर लिया था। हालांकि मनोचिकित्सकीय धारणाओं के अध्ययन में उसे अब भी दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी उसे लगता था कि जो कुछ उसे पता है उसे किताबें पढ़कर या लेक्चर सुनकर सीखा नहीं जा सकता है। अब ऐसे लोग उसकी मदद चाहते थे जो कि मृत्यु की कगार पर है या उनका कोई करीबी मरने वाला है। वे उसकी ओर खींचे चले आते थे। वह भी उनके पास बैठती और बातें करती तो उन्हें अच्छा लगता था। कैथरीन की ही तरह मेरा भी जीवन पूरी तरह से बदल गया था। मैं पहले की तुलना में ज्यादा अंतर्ज्ञानी, अपने दोस्तों, सहयोगियों और मरीजों के छुपे रहस्यों के प्रति ज्यादा सजग हो गया था। उनके बारे में मुझे पहले जितना मालूम होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा पता था। मेरे जीवन मूल्य और लक्ष्य ज्यादा मानवीय बन गए थे। अब कुछ भी संग्रह करने पर ध्यान नहीं था। अतीन्द्रिय, वाहक, उपचारक और ऐसे अन्य लोगों की संख्या मेरे जीवन में लगातार बढ़ती गई और मैंने भी उनकी क्षमताओं का सुनियोजित ढंग से मूल्यांकन शुरू कर दिया। कैरोल भी मेरे साथ साथ प्रगति करती गई। वह मृत्यु और मरणकालीन सलाहकार के रूप में विशेष रूप से क्षमतावान बन गई और अब वह एड्स से मरते हुए लोगों की मदद के लिए सहायता समूह चला रही है। मैंने ध्यान लगाना शुरू किया था, ऐसा कुछ जिसके बारे में मुझे अब तक यही पता था कि इसका अभ्यास केवल हिंदू और कैलिफोर्नियाई करते हैं। कैथरीन के जरिए मिले सबक मेरे रोजमर्रा के जीवन का चैतन्य हिस्सा बन चुके थे। जीवन के गहनतम अर्थों और मृत्यु को जीवन का प्राकृतिक अंग समझते हुए मैं पहले की तुलना में ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा परानुभवी और प्रेमी बन गया था। अपने काम के प्रति मुझे अब ज्यादा जिम्मेदारी महसूस होने लगी थी, वह भी नकारात्मक के साथ उच्च दर्जे की। मैं जानता था कि इसके लिए कीमत चुकानी होगी। आसपास जो कुछ भी घट रहा था वह वास्तविकता थी। मैं अभी भी वैज्ञानिक पेपर लिखता हूँ, व्यावसायिक सभाओं में व्याख्यान देता हूँ और मनोचिकित्सा विभाग का संचालन करता हूँ। लेकिन अब मैं 2 दुनियाओं के बीच खड़ा था। 5 इंद्रियों वाला सांसारिक दुनिया जो कि हमारे शरीर और भौतिक जरूरतों से प्रदर्शित होती है, और अभौतिक धरातलों वाली दुनिया जो कि हमारी आत्माओं और चेतना से प्रदर्शित होती है। मैं जानता हूं कि ये दुनियाएं जुड़ी हुई है क्योंकि सभी कुछ ऊर्जा स्वरूप है। यद्यपि वे अक्सर एक दूसरे से बहुत दूर नजर आती है, मेरा काम इन सुदूर दुनियाओं को जोड़ना है, उनकी एकता को सावधानी से और वैज्ञानिक ढंग से प्रमाणित करना है। मेरा परिवार भी साथ साथ फला फूला। कैरोल और एमी दिमागी क्षमता के आधार पर औसत से भी बढ़कर निकले
और हमने खुशी खुशी उनके विकास को बढ़ावा दिया। जॉर्डन एक बलवान और करिश्माई किशोर बनकर उभरा, एक तरह से कुदरती नेतृत्व करता। आखिर में मैं भी थोड़ा कम गंभीर हो गया, पर अब मुझे कभी कभी अस्वाभाविक से सपने भी दिखने लगे थे। कैथरीन के साथ अंतिम सत्र के कई महीनों के बाद मेरी नींद के दौरान एक अजीब सी प्रवृत्ति दिखाई देने लगी थी। कभी कभार मुझे अलग अलग तरह के सपने भी दिखते, जिनमें या तो मैं कोई व्याख्यान सुन रहा होता था या उसमें कोई सवाल पूछता नजर आता था। जागने के बाद मैं कभी कभार सपनों की बातों को दोहरा पाता और कुछ को लिख भी पाता। यहाँ मैं कुछ प्रमाण बता रहा हूँ। सबसे पहला एक व्याख्यान था और मैं देवात्माओं के संदेशों के प्रभाव को पहचान सकता था। बुद्धिमत्ता बहुत आहिस्ता प्राप्त की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आसानी से प्राप्त किए गए बौद्धिक ज्ञान को भावनात्मक या अवचेतन ज्ञान में रूपांतरित करना जरूरी होता है। एक बार रूपांतरण होने के बाद उसकी छाप स्थायी हो जाती है। व्यावहारिक अभ्यास इस क्रिया में एक आवश्यक उत्प्रेरक होता है। बिना क्रिया की यह संकल्पना मुरझा जाएगी और ठंडी पड़ जाएगी। प्रायोगिक अनुप्रयोग के बिना कोरा सैद्धांतिक ज्ञान काफी नहीं होता। आज संतुलन और सामंजस्य को नजरअंदाज किया जाता है, यद्यपि वे बुद्धिमत्ता की बुनियाद है। सभी कुछ बहुतायत में किया जाता है। लोग मोटापे का शिकार हैं क्योंकि वे अत्यधिक खा रहे हैं। धावक खुद की और दूसरों की स्थिति को जुटलाते हैं क्योंकि वे जरूरत से ज्यादा दौड़ रहे हैं। लोग स्वार्थी हो रहे हैं। वे बहुत ज्यादा शराब पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मेल मिलाप है या बहुत कम। आजकल बहुत ज्यादा स्याह या श्वेत सोच बन गई है। सब कुछ या कुछ भी नहीं, और यह सब कुदरत का तरीका नहीं है। कुदरत में एक विशेष किस्म का संतुलन है। पशु भी कम मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र भी संपूर्ण रूप में कभी खत्म नहीं होता। पौधे भी पहले ग्रहण करते हैं, फिर पनपते हैं। आहार के स्रोत पहले उनमें समाहित होते हैं और फिर उनकी आपूर्ति होती है। फूलों की सुगंध ली जाती है, फल खाए जाते हैं और जड़ें संरक्षित रहती है। मानव ने अभी तक संतुलन को समझा नहीं। वह अकेला ही आगे बढ़ना चाहता है। वह लालच और अति महत्वाकांक्षा से निर्देशित है। डर उसे चला रहे हैं। इस तरह से आखिरकार वह खुद को नष्ट कर रहा है, लेकिन कुदरत तो बची रहेगी। कम से कम पौधों का अस्तित्व तो रहेगा। सही मायनों में खुशियां सादगी में जड़ें जमाती है। विचारों और क्रियाओं में अति करने की प्रवृत्ति खुशियों को नष्ट कर देती है। अत्यधिकता के बादल आधारभूत मूल्यों को ढक लेते हैं। ज्ञानी लोग हमें बताते हैं कि खुशियां दिलों में प्यार जगाने से आती है, विश्वास और आशा से आती है, परोपकार और दयालुता के प्रसार से आती है। वास्तव में वे सही हैं। इस तरह का नजरिया संतुलन और सामंजस्य बनाने से ही आता है। सामूहिक रूप से ये अच्छा बनने की अवस्था है। आज के दौर में ये सभी गुण चेतना की परिवर्ती अवस्था में हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि धरती पर इंसान अपनी नैसर्गिक अवस्था में नहीं हो। शुद्धता का अनुभव करने और खुद को भयानक डरों से मुक्त रखने के लिए उसे खुद में प्रेम, परोपकार और सादगी भरने के लिए एक अन्य परिवर्ती अवस्था में पहुंचना होगा। कैसे कोई इस परिवर्ती अवस्था तक, इस बदली हुई मूल्य व्यवस्था तक पहुंच सकता है, और यदि कोई पहुंच भी जाए तो कैसे वहां बना रह सकता है? सामने आया जवाब बड़ा आसान सा था। सभी धर्मों का यह सामान्य सार है। मनुष्य जाति अनश्वर है और हम जो कुछ कर रहे हैं वह सबक सीखने के लिए है। हम सभी एक पाठशाला में हैं। यह समझने में बहुत ही आसान बात है यदि आप शाश्वतता पर भरोसा करते हैं। यदि मानव जाति का एक अंश अविनाशी है और इतिहास में इस विषय पर विचार करने के लिए बहुत से प्रमाण मौजूद है, तो फिर क्यों हम अपने ही लिए इतने बुरे काम कर रहे हैं? क्यों हम निज स्वार्थ के लिए दूसरों को निशाना बनाते हैं, जबकि वास्तव में हम खुद ही अपना सबक सीखने में असफल रहते हैं? अंततः हम सभी एक ही स्थान पर पहुंचने वाले हैं। पहुंचने की गतियां जरूर अलग अलग हो सकती है। कोई भी किसी अन्य से महान नहीं है। इन सबकों पर ध्यान दीजिए। बौद्धिक रूप से जवाब पहले ही से मौजूद है, लेकिन उनका वास्तविक अनुभव होना जरूरी है। अवचेतन की छाप को स्थायी बनाने के लिए विचार को भावनाओं में ढालना
और उसका अभ्यास करना ही सही रास्ता है। सिर्फ कुछ दोहराव काफी नहीं होंगे। बिना व्यवहार के केवल होठ हिलाने का कोई मतलब नहीं है। परोपकार, प्रेम और विश्वास के बारे में पढ़ना या बातें करना बड़ा ही आसान है, लेकिन उन्हें अमल में लाने और महसूस करने के लिए एक बदली हुई चैतन्य अवस्था ही जरूरी होगी। ऐसे में नशीली दवाइयों, शराब या अनपेक्षित भावनाओं से प्रेरित अस्थायी अवस्था कोई मायने नहीं रखती। स्थायी अवस्था तक ज्ञान और समझ से पहुंचा जा सकता है। वह भौतिक व्यवहार से संरक्षित तथा अभ्यास से सक्रिय और कार्यशील रहती है। यह किसी रहस्य को अपनाकर उसे अभ्यास के द्वारा हर दिन की पहचान बनाना है, उसे एक आदत बना लेना है। समझ लीजिए कि कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है। इसे महसूस कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। हम सभी एक ही कश्ती में सवार है। यदि हम साथ साथ चप्पू नहीं चलाएंगे तो संभव है कि हमारी उत्पत्ति खतरे में पड़ जाए। एक अन्य रात में, एक अलग तरह के सपने में, मैं एक सवाल पूछता हूं, कैसे हम कह सकते हैं कि सभी समान हैं, जबकि चेहरों पर विवाद साफ झलकते हैं, गुणों में असंतुलन है, संयम, संपत्ति, अधिकार, क्षमताएं, गुण, बुद्धिमत्ता, गणितीय क्षमता आदि भी भिन्न भिन्न हैं। जवाब अलंकारिक शैली में था। यह ऐसा है कि मानो हर इंसान के अंदर एक बड़ा हीरा मौजूद है। 1 फुट लंबे हीरे की कल्पना कीजिए। इस हीरे के हजारों फलक हैं, लेकिन ये फलक धूल और कालिख में छुपे हैं। यह आत्मा का कार्य है कि वह हर एक फलक को साफ करे, जब तक कि उसकी सतह इंद्रधनुषी रंग बिखरा सकने लायक चमकदार न हो जाए। अब कई लोग बहुत से फलकों को साफ कर चमकीली किरणें बिखरने लगते हैं। बाकी लोग कुछ ही फलक साफ कर पाते हैं, इसलिए वे उतनी चमक नहीं बिखेर पाते। बावजूद इसके हर इंसान, महिला हो या पुरुष, अपने अंतर में धूल से सना एक ऐसा चमकीला हीरा छुपाए हैं जिसके फलक हजारों हैं। यह हीरा परिशुद्ध है, इसमें कोई दोष नहीं है। अंतर है तो केवल लोगों द्वारा साफ किए जाने वाले फलकों की भिन्न भिन्न संख्या में, लेकिन हर हीरा एक समान है और शुद्ध है। जब सभी फलक स्वच्छ हो जाते हैं और रोशनी के स्पेक्ट्रम में चमकते हैं तो हीरा वह शुद्धतम ऊर्जा लौटाता है जो कि उसके मूल में थी। वह रोशनी बची रहती है। यह ठीक वैसी क्रिया होगी जैसे यदि हीरा निर्माण की प्रक्रिया को उलट दिया जाए और सभी दबावों को मुक्त कर दिया जाए। शुद्ध ऊर्जा रोशनी के इंद्रधनुष में उपस्थित होती है और रोशनी चेतना तथा ज्ञान से परिपूर्ण होती है और सभी हीरे परिपूर्ण होते हैं। कभी कभी सवाल जटिल होते हैं और जवाब आसान। मुझे क्या करना चाहिए? मैं सपने में पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं कि मुझ में लोगों को ठीक करने की, पीड़ितों के उपचार की क्षमता है। वे मेरे पास नियंत्रण से भी ज्यादा की संख्या में आते हैं। मैं बहुत थक जाता हूं। ऐसे में कैसे मना कर दूं जबकि मैं किसी जरूरतमंद की मदद कर सकता हूं? क्या यह कहना सही होगा? नहीं, अब बस बहुत हो चुका। जवाब आया था, आपका काम सिर्फ एक जीवन रक्षक बनना नहीं है। मैं जो एक आखिरी उदाहरण बताना चाहता हूं वह अन्य मनोचिकित्सकों को एक संदेश के रूप में है। सुबह के 6 बजे मैं एक सपने से जागकर उठा जिसमें मैं मनोचिकित्सकों के एक बड़े समुदाय के बीच भाषण दे रहा था। मनोचिकित्सा के चिकित्साकरण की दौड़ में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम पारंपरिक तरीकों को न छोड़ें। यद्यपि कभी कभार हमारे व्यवसाय के सबक अस्पष्ट होते हैं। हम उन लोगों में से एक हैं जो अभी तक अपने मरीजों से धैर्यपूर्वक व करुणा के साथ बातें करते हैं। हमारे पास यह करने के लिए अभी भी समय है। आजकल के दौर में औषधि विज्ञान की अन्य शाखाएं उपचार की इन पारंपरिक विधाओं को अक्षम, ज्यादा समय लेने वाली और अप्रामाणिक मानती है। कंप्यूटर से उत्पन्न रक्त की रासायनिकी से लेकर चिकित्सक मरीज के बीच की केमिस्ट्री तक वहां तकनीक को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। आदर्शवाद, नैतिकता, व्यक्तिगत समीपता, संतुष्टि जैसे मानक आधार खो रहे हैं और उनकी जगह पैसा, क्षमतावान, दबे छुपे और संतुष्टि नष्ट करने वाले मानक जगह बना रहे हैं। परिणाम स्वरूप हमारे साथियों में अलगाव और हताशा भाव तेजी से बढ़ रहा है। मरीज भी जल्दबाजी, खालीपन और उचित देखभाल न होने को महसूस कर रहे हैं।
उच्च तकनीकों से हो रहे इस भटकाव को हमें रोकना चाहिए, अपितु हम अपने साथियों के लिए एक रोल मॉडल हो सकते हैं। हमें यह जाहिर करना चाहिए कि कैसे धैर्य, समझदारी और संतुष्ट सेवा मरीज और चिकित्सक दोनों के लिए उपयोगी होती है। आपसी बातचीत में ज्यादा समय देना, शिक्षित करना, आशा जगाना और जल्दी ठीक होने की उम्मीद बढ़ाना एक चिकित्सक की वे क्षमताएं हैं जो उसे उपचारक बनाती है। हमें खुद को अपने साथियों के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहिए। शोध में उच्च तकनीकों का प्रयोग आश्चर्यजनक और इंसानी रोगों और बीमारियों की समझ को बढ़ाने वाला है। तकनीक एक अमूल्य चिकित्सकीय औजार बन सकती है, लेकिन ऐसा हो तब। एक सच्चे चिकित्सक की नैसर्गिक व्यक्तिगत विशेषताओं और तरीकों को कभी प्रतिस्थापित मत कीजिए। चिकित्सा विशेषताओं में मनोचिकित्सा सर्वाधिक प्रतिष्ठा पा सकती है। हम शिक्षक हैं, हमें सिर्फ आत्मसात करने के नाम पर अपनी इस भूमिका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर अब तो नहीं। मुझे अब भी वैसे सपने आते हैं, यद्यपि अब वे कभी कभार दिखते हैं, अक्सर ध्यान समाधि में या कभी कभार हाईवे पर गाड़ी चलाते समय, और कभी तो वे दिन में दिख जाते हैं। ऐसे में वाक्यांश और विचार और दृश्यावलोकन मेरे दिमाग में कौंध जाते हैं, पर ऐसा मेरे सोचने या मानने और चैतन्य तरीके से बहुत भिन्न होता है। वे सपने बहुत जल्दी जल्दी, बेहद समयबद्ध और मेरी समस्याओं या सवालों का जवाब होते हैं। मैं उनका प्रयोग उपचार में और अपने दैनिक जीवन में भी करता हूँ। मैं मानता हूँ कि इन संकल्पनाओं से मेरी अंतर्ज्ञान क्षमताओं का विकास हुआ है और मेरा हौसला बढ़ा है। जब भी मुझे लंबी दूरी तय करनी होती है तो मुझे उनसे संकेत मिलते हैं कि मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूँ। मैं अपने सपनों और अंतर्दृष्टि की आवाज सुनता हूँ। जब मैं ऐसा करता हूँ तो सब कुछ ठीक ठाक होता है। जब मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो कुछ गड़बड़ हो जाती। मुझे अब भी महसूस होता है कि देवात्माएं मेरे आसपास मौजूद हैं। अपने सपनों और अंतर्बोध पर उनके प्रभावों को लेकर तो मैं यकीनन कुछ नहीं कहता, लेकिन ऐसा होने का मुझे संशय जरूर है।